हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो अब थर्ड टॉपिक जो है हम लोग का लाइफ प्रोसेस का, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट वही है, दो तरीके से पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स बेसिकली जो है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड द लिम्फ। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स में हम लोग जो एक जाइलम और फ्लोएम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, फूड का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट, वो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। So let's start with the transport of blood। तो जो हम लोगों का जो सिस्टम है, दो तरीके के सिस्टम है बेसिकली वैसे। एक है लिम्फेटिक सिस्टम और एक है हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर इज द वन रिलेटेड विद द ब्लड। So let's talk about this cardiovascular system। ना ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हम लोगों का इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। एक जो आएगा हार्ट, दूसरा ब्लड, और तीसरा आएगा ब्लड वेसल्स। राइट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ब्लड आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है, तो एक उसका शॉर्ट रिकैप लेंगे ब्लड का। हार्ट हम बात करेंगे और ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड राइट नाउ। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है कुछ 7.35। तो ब्लड जो है अल्कलाइन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े। दो में हम मेजरली इसको डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हम लोग की तीन चीजें आ जाएंगी। एक होगा एरिथ्रोसाइट, ना 10th क्लास में है, नाम अच्छे से लेंगे। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को, बेसिकली रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलेंगे। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो पेल कलर्ड लिक्विड होता है। So this is basically a forming a matrix where RBC, WBC and platelets can be present. 92% is basically the water in plasma and remaining 8% are the solid particles. Right. तो जो हम लोगों के सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजन, क्लॉटिंग के लिए ये हेल्प करता है। ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। देन वी विल हैव द इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल सॉल्ट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे। गैसेस मिलेंगी,
विटामिन्स मिलेंगे, ड्रग्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये मिल जाएगा हम लोगों को। ग्लूकोस मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो ये सब अपनी विद इन दी रेंज होने चाहिए। आउटसाइड दी रेंज जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल, बेसिकली जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल जो होता है हम लोगों का बॉडी में अगर हम लोगों का 5 लीटर ब्लड है तो उस 5 लीटर ब्लड में समवेयर अराउंड एवरेजली हम बात करें तो 5 मिलियन आरबीसी मिलते हैं इन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली आपका 1 ml हुआ। बेसिकली 1 ml में हम लोगों को 5 बिलियन आरबीसी मिलते हैं। तो काफी अच्छा रेट है हम लोगों के आरबीसी का। आरबीसी के अंदर हम लोग अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में बेसिकली दो ही चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सेल मेम्ब्रेन आरबीसी की, दूसरे इसके अंदर का साइटोप्लाज्म या जिसको हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं वो मिलता है। स्ट्रोमा के अंदर हम लोगों को जो पिगमेंट मिलता है वो मिलता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन हम लोगों ने पढ़ा, ये आयरन और प्रोटीन का मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलके बना हुआ है ये हेमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, आरबीसी में मिलेगा। आरबीसी की शेप की बात करी जाए तो शेप को हम लोग ऊपर से देखें तो हम राउंड बोलेंगे, और अगर हम साइड से देखें तो हम बाय कनकेव शेप बोलेंगे। तो ऊपर से देखेंगे हमें आरबीसी इस तरीके से दिखेगा, बीच में से दबा हुआ होगा, और साइड से देखेंगे तो हम लोगों को डंबल वाली अपीयरेंस कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेगी, साइड में से थिन होगा। तो फंक्शन आरबीसी का जो है वो बहुत ही क्लियर कट है, दैट इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं हम लोगों के प्रेजेंट, इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, कुछ इस तरीके की शेप में आएंगे। न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा, इस तरीके से होंगे ये। तो यहाँ पे जो WBC है उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। इसका डायग्राम बनाएंगे दोबारा से। एक को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, सो एक को हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। सो दीज आर विद द न्यूक्लियस। आरबीसी आप लोगों को पता है दिस इज विदाउट द न्यूक्लियस, कोई भी ऑर्गेनल नहीं होगा, मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ हेमोग्लोबिन मेंशन किया है। तो ल्यूकोसाइट्स में हम लोगों को एक लाइसोसोम आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, वो बहुत ही अच्छे नंबर में लाइसोसोम मिलेगा। तो अगर हम WBC के काउंट की बात करें तो 1 ml में हम लोगों को कुछ 6000 से 8000 WBC मिलते हैं, वही पर क्यूबिक मिलीमीटर में।
राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 700 आरबीसी, 700 से 600 आरबीसी हम लोगों को मिलेंगे एक डब्ल्यूबीसी के साथ। तो डब्ल्यूबीसी जैसे मैंने बोला न्यूक्लिएटेड होगा, एमीबॉइड शेप का होगा। तो दो कैटेगरी आती हैं यहाँ पे, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स बेसिकली जहां पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, स्टेनिंग में ये हेल्प करते हैं। ग्रैन्यूल्स नॉन लिविंग एंटिटी होती है। अब ग्रैनुलोसाइट्स में हम लोगों का सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, फिर आता है बेसोफिल्स और फिर आता है ईसिनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से एमीबॉइड शेप का ही होगा, और जो इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो कुछ इस तरीके से 6 लोब न्यूक्लियस आएगा। बेसोफिल में हम बात करें तो कुछ 3 लोब्ड न्यूक्लियस होगा, इस तरीके से आएगा। ईसिनोफिल की बात करें तो ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस होगा। तो दिस इज 6, वेरी करता है 2 to 6 लोब न्यूक्लियस, 3 लोब न्यूक्लियस, and this is 2 lobed nucleus. तो न्यूट्रोफिल्स का बेसिकली एक फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, फैगोसाइटोसिस। अमीबा जैसे एनगल्फ करता है, मैंने बताया यहाँ पे लाइसोसोम काफी ज्यादा मिलेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स बेसिकली डू दी फैगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग दी बैक्टीरिया एंड देन डिस्ट्रॉइंग इट। बेसोफिल्स आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेंगे, और ईसिनोफिल्स आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस तरीके से होंगे ये 3। ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे फिर फर्दर 2 आएंगे। एक होंगे हमारे मोनोसाइट्स, दूसरे होंगे लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जो हैं कुछ इस तरीके से होंगे। दिस इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है 1 मार्कर में। ना अब इसका जो है हम लोगों को जो न्यूक्लियस मिलता है वो बीन शेप का न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूट्रोफिल का जो काम था फैगोसाइटोसिस, सेम ये भी यही काम करेंगे। नाउ लिम्फोसाइट्स कैसे होंगे? लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा मिलेगा। तो न्यूक्लियस काफी बड़ा है, साइटोप्लाज्म स्कैंटी होगा। So these are basically the one which are associated with the antibodies formation. तो हमारा बॉडी का जो लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, जो कि हम लोगों का लिम्फोसाइट्स करेंगे ना। डब्ल्यूबीसी के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ना अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, आरबीसी पढ़ा, दोनों ही लिविंग सेल्स थे। बट जो थ्रोम्बोसाइट है वो हम लोगों का नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग है।
क्यों ये नॉन लिविंग है? बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय दी सेलुलर फ्रैगमेंट्स यूनियन। यूनियन होगा, सेल के जो भी प्रोटीन कंटेंट है उससे मिलके बन जाएगा। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय दी सेलुलर फ्रैगमेंट्स। फंक्शन इसका है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? रेयरली आस्क्ड है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एनटीएससी इंपॉर्टेंट है ये, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा पूरा का पूरा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है वो। सो दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट एज पर दी एनटीएससी पर्सपेक्टिव या फिर हायर लेवल्स की एजुकेशन के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? हम लोगों का जो इंजर्ड सेल्स हैं और जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ये दोनों ही एक कंपोनेंट रिलीज करते हैं। दैट कंपोनेंट इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों से आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इधर से भी रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे ये दोनों? कैल्शियम आयंस की हेल्प के साथ एक एंजाइम की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। तो हमारी ये फर्स्ट अचीवमेंट हो जाती है थ्रोम्बोकाइनेस का बनना। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप जाता है, थ्रोम्बोकाइनेस एक एक्टिवेशन करता है, एक कन्वर्जन करता है इनएक्टिव प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन का इनटू थ्रोम्बिन। मैंने फाइब्रिनोजेन की आप लोगों से बात करी थी। नेक्स्ट रोल इस थ्रोम्बिन का आता है जो कि कन्वर्जन करता है का इनटू फाइब्रिन। ना पूरा स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो याद जो होना चाहिए आप लोगों को, एक फाइब्रिनोजन याद होना चाहिए, दूसरा हम लोगों को थ्रोम्बोप्लास्टिन याद होना चाहिए। तो फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन मिलेगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल होता है और एक नेटवर्क बना देता है इंजर्ड जगह पे और ट्रैप कर लेता है आरबीसीज को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है, जो प्रोफ्यूसली ब्लड बाहर हो रहा है वो आना बंद हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट बना देते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स हैं हम लोगों का, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। कैल्शियम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एक कंपोनेंट होता है हम लोगों की बॉडी में कॉल्ड एज हिपैरिन। हिपैरिन जो है एंटी कोआगुलेंट होता है, मतलब वो कोआगुलेशन क्लॉटिंग होने नहीं देगा। तो यहाँ पे इस हिपैरिन का इनएक्टिवेशन किया जाता है ताकि प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो हिपैरिन का रोल है, कैल्शियम का रोल है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्लॉटिंग में। सो दिस इज द प्रिसाइज थिंग हाउ प्लेटलेट्स आर डूइंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो फाइब्रिन word is important here. So this is how we are ending with the blood. Thank you so much for today.